था। सभापति कार्यकाल के दौरान कई गंभीर आरोप भी आप पे लगे हैं। निगरानी थाना पटना में आप पे एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें डस्टबिन घोटाला, सोलर घोटाला का 15 करोड़ का मामला भी है। उस मामले में आप पे एफआईआर दर्ज है कि आपने टेंडर न देकर उसकी वसूली स्वयं कराई। ये आप पे एफआईआर भी दर्ज है नगर। अगर अपने घर में वहां से 1 रुपया रखूं उसको घोटाला आप कहेंगे, तो घोटाला किस बात का? ये सब इल्जाम बेबुनियाद है। तो कुछ गलतियां हैं जो बोर्ड की सदस्य थी, आपको तो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग लिखित रूप से डीएम साहब को भी कंप्लेन किए थे। 4 करोड़ जनता के खा गए नगर परिषद ने। जमीन अगर सही लिया गया होता तो बिल्कुल जनता के पैसे कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग तो हुआ। जितने भी बोर्ड में सदस्य थे सबको 5-5 लाख रुपया दिया गया। हो सकता है बाकियों को, आपको मिला था? मुझे तो नहीं मिला, तो मैं कैसे बता पाऊंगी। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान नगर परिषद का चुनाव 20 अक्टूबर को होने है और इसके लिए पहले से एक चर्चित समाजसेवी जीवन यादव लगातार तैयारी कर रहे थे अपनी मां को चुनाव लड़ाने के लिए, लेकिन ये सीट जो है वो आरक्षित सीट हो गई, जिसके कारण जीवन यादव चुनाव नहीं लड़ पा रहे। लेकिन उन्होंने एक वैश्य समाज से एक सेम्पी गुप्ता नाम की महिला को कैंडिडेट के तौर पर समर्थन दिया है और कई सारे कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। इसी बीच पूर्व नगर सभापति अनुराधा गुप्ता भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि अनुराधा गुप्ता की भाभी रुनु देवी भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका निधन होने के बाद अनुराधा गुप्ता पार्षद बनी और उसके बाद चेयरमैन बनी। तो हमारे साथ अनुराधा गुप्ता भी है जो इस वक्त चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हम इनसे ही बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत है। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवान की समस्त जनता को प्रणाम करती हूँ। पहले भी आप अध्यक्ष रह चुकी हैं, पार्षद लगातार 2 से 3 बार आप रही हैं। क्या कुछ आपने विकास किया है और किस मुद्दे के साथ लोगों के बीच जाएं? सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय रुनु कुमारी की मैं भाभी हूँ। उनके निधन के बाद मुझे सिवान की जनता ने एक मौका दिया और मैं सिवान नगर परिषद में नगर सभापति के पद पे विराजमान हुए और कहीं ना कहीं सिवान की जनता का स्नेह मुझे प्राप्त लगातार रहा। मैं वार्ड नंबर, जो पुराना वार्ड नंबर 19 था, मैं उसकी पार्षद लगातार 2 बार रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज सभी हम जो चुनावी मैदान में खड़े हैं, ये मुद्दा विकास का रहेगा। क्या कुछ विकास किया है आप अपने वार्ड में? वार्ड पार्षद रहने के दौरान नगर सभापति भी रही है, तो आपने क्या कुछ विकास किया है जो आप जनता को बताएंगी? चूँकि मैं 2 टर्म पहले नगर परिषद की सभापति थी, आपको शायद याद होगा या सिवान की जनता भी जो उस टाइम होंगे उनको ध्यान होगा कि सिवान नगर परिषद का मुख्य काम साफ सफाई है। उस पर विशेष फोकस होना चाहिए, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है। मेरे टाइम में साफ़ सफाई की व्यवस्था उचित थी। मैं खुद खड़ी होकर के जगह जगह पे मैं कराती थी, मॉनिटरिंग भी मैं खुद करती थी। तो मैं जो आप भी उस चीज़ को महसूस करते होंगे, आने जाने के क्रम में जो रास्ता है या सिवान का जो भी चौक चौराहा है, कूड़ा का अंबार में जो तब्दील हुआ है, सबसे पहले मैं प्रयास करूँगी कि मेरा शहर स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाए। इस क्षेत्र में मेरा विशेष ध्यान होगा। सभापति थी तब भी आप इसके लिए कुछ पहल कर सकती थी, तब भी कचड़ों का अंबार लगता था, तब आपने क्यों नहीं कुछ? सचिन जी, उस समय कचड़ों का अंबार नहीं लगता था। उस समय कूड़ा डंप करने का जगह था, वहाँ पे होता था और मैं खुद सुबह कभी शाम मॉनिटरिंग जल जमाव अधिकारी भी जाते थे और नगर परिषद के और भी स्टाफ इस चीज़ का मॉनिटरिंग करते थे। तो किसी दिन छुट्टी के कारण या कभी कोई विवाद हुआ सफाई कर्मचारियों के साथ, कभी हड़ताल पे गए, उस क्रम में ही ऐसा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था।
सभापति कार्यकाल के दौरान कई गंभीर आरोप भी आप पे लगे हैं। निगरानी थाना पटना में आप पे एक एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें डस्टबिन घोटाला, सोलर घोटाला का 15 करोड़ का मामला भी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो क्या है, आपको भी जानना चाहिए और सिवान की जनता को भी मैं बताना चाहूँगी और पहले भी बताई हूँ। मेरे ऊपर एक बस स्टैंड का डाक, तो बस स्टैंड जो, हाँ, मजरूल हक जिसका अब नाम हो गया है, मजरूल हक बस पड़ाव का डाक हुआ था, उसमें वो डाक नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग का जो बोर्ड है, नगर परिषद का जो बोर्ड था, वो 10% उसने एक प्रस्ताव लिया कि डाक नहीं हो रहा है, विभागीय वसूली हो रही थी, नगर परिषद काफ़ी घाटे में जा रहा था। तो सभी सदस्यों ने मिलकर एक फैसला लिया कि 10% की राशि कम करके डाक किया जाए। तो बोर्ड ने फैसला लिया कि 10% की राशि कम करके पुनः डाक किया जाए और उसके बाद हम लोग नियम संगत डाक का प्रक्रिया किए। और उस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि विभाग का चिट्ठी है कि बस स्टैंड, ललित बस स्टैंड के संबंध में नगर परिषद बोर्ड सक्षम है निर्णय लेने के लिए। तो फिर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, लेकिन उस मामले में आप पे एफआईआर दर्ज है कि आपने टेंडर न देकर उसकी वसूली स्वयं कराई। ये आप पे एफआईआर भी दर्ज है नगर थाना में। जी, चूंकि डाक नहीं हो रहा था तो स्वाभाविक है कि वो विभाग करेगा, स्टाफ करेंगे, मैं कहीं कर नहीं सकती हूँ, स्टाफ करेंगे, जो एजेंसी है, जो नगर परिषद है, वही करेगा। तो वो कर रहा था और घाटे में जा रहा था। इस चीज़ को हम लोग महसूस कर रहे थे। उस समय जो जिला अधिकारी वंदना प्रेसी थी, हमको भी बुलाई थी। उस समय जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, उनको भी बुलाई थी और उनका ही प्रस्ताव था कि डाक आप लोग का वसूली जो हो रहा है उसके वजह से नगर परिषद घाटे में जा रहा है, तो आप लोग एक प्रस्ताव लीजिए और 10% राशि कम करके डाक कीजिए। तो उसके बाद प्रस्ताव के बाद जो नगर परिषद की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए डाक दिया गया था। आपके द्वारा पर्सनल वसूली नहीं कराया जाता था? बिल्कुल भी नहीं। पर्सनल तो वहाँ कोई भी नहीं करा सकता है, पर्सनल तो कोई भी नहीं करा सकता है, मैं क्या। 15 करोड़ के डस्टबिन घोटाले में भी आपके निगरानी थाना में पटना में आप पे मामला दर्ज है। डस्टबिन घोटाला, सोलर घोटाला। सचिन जी, डस्टबिन का जो बात है वो 15 करोड़ का, ये मेरे टाइम का नहीं है, ये उसके बाद का पीरियड है। और चूंकि मेरे पीरियड का और उसके बाद का जो दोनों पीरियड के एक साथ एफआईआर हुआ था, तो उसमें लगभग 40-50 लोगों पे एफआईआर हुआ था। सबसे पहला नाम मेरा था। तो जब भी खबर आती है तो मेरे नाम से ही आती है, बाकियों का नाम नहीं होता है, मेरा नाम आता है। जो मैडम, जो जानकारी है मुझे, जो दोनों कार्यकाल को मिला के एफआईआर दर्ज हुआ था, तो आपके कार्यकाल में भी आरोप है कि डस्टबिन घोटाला, सोलर घोटाला हुआ है, इसलिए आप पे भी एफआईआर हुआ था। आपके कार्यकाल और उसके बाद जो चेयरमैन बने, दोनों कार्यकाल को मिला के एफआईआर था। मेरे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, घोटाला अगर किसी पेन का कीमत 1 रुपया है और मैं उसको 2 रुपया में लूंगी तो उसको घोटाला आप कहेंगे कि 1 रुपया का बंदरबाट हुआ। लेकिन जब मेरे टाइम में सोलर लगा तो ब्रेडा के रेट से हम लोग सोलर लिए थे, तो फिर किस बात का घोटाला? जो सरकारी दर फिक्स है, पहले से तय है, उसी दर से हम लोग सोलर लिए थे। और मेरे टाइम में आप जाएंगे तो आपको वहाँ नगर परिषद में आप अगर मांगेंगे तो हर एक रिकॉर्ड मिलेगा कि अगर 100 सोलर खरीदा गया तो 100 सोलर किस स्थल पे लगा। फिर एफआईआर क्यों? आप अगर कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करेंगे तो उसकी जांच होगी। जांच में एफआईआर हुआ, चूंकि सारा दो पीरियड का एक साथ कंप्लेन था, तो उसमें वो बस स्टैंड के संबंध में मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है मैं आपके सामने बता रही हूँ। अगर ऐसा कुछ भी रहता तो विभाग ये चिट्ठी नहीं देता कि बस पड़ाव के संदर्भ में सिवान नगर परिषद बोर्ड सक्षम है। और बोर्ड की मैं अध्यक्ष जरूर हूँ, कोई भी बोर्ड का अध्यक्ष जरूर हो सकता है, लेकिन वो सदस्यों का बोर्ड होता है। सदस्य जो वहाँ डिसीजन लेंगे वही सर्वमान्य होगा। देखा जाए तो कृष्णा देवी जब चेयरमैन थी, उसके बाद से जितने भी चेयरमैन बने, लगातार कुछ ना कुछ घोटालों की बातें सामने आई। नगर परिषद घोटालों का ही अड्डा बताया गया। और इंतखाब अहमद जो है, उनकी मां चुनावी मैदान में उन्होंने साफ तौर पे कहा, कई सारे फाइलें दिखाई, डीजल घोटाला है, कचरा जो उठाया जाता है
उसके लिए टेंडर होता है, लेकिन वो निजी कर्मचारियों से, जो नगर परिषद के कर्मचारियों से उठाए, कई सारे घोटाले। तो आखिर नगर परिषद को घोटालों का अड्डा क्यों बना दिया गया? आप पे भी आरोप लगे हैं, तो जनता क्यों भरोसा करे? मैं बता रही हूँ, मेरे टाइम में मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई डीजल घोटाला नहीं है। कोई एनजीओ उस समय आउटसोर्सिंग था भी नहीं, जो नगर परिषद के पास अपना हैंड्स था वही सफाई करते थे। तो इस तरह का किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है। अगर जो बोल रहे हैं मेरे बारे में वो गलत बोल रहे हैं। मेरे ऊपर एक ही मामला है, बस स्टैंड में जो डाक हुआ था उसका मामला है, और जो सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि अगर 1 करोड़ में डाक पहले था तो उसको 10% की राशि कम कर दी गई। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो 90 लाख रुपया हुआ। तो 90 लाख रुपये में डाक हुआ तो 90 लाख की राशि नगर परिषद प्राप्त किया। तो मेरे ऊपर, मैं अगर अपने घर में वहां से 1 रुपया रखूं, उसको घोटाला आप कहेंगे? तो घोटाला किस बात का? उसको वो बेबुनियाद है आरोप। किसी ने आरोप लगाया तो उनकी नज़र में वो विभागीय त्रुटि हो सकती है, लेकिन विभागीय त्रुटि भी ये साबित नहीं हो पा रही है, क्योंकि जहां से गाइड होता है नगर परिषद वो कह रहा है कि बोर्ड सक्षम है। तो किस बात का घोटाला? मुझे बेवजह बदनाम करने की एक साजिश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोग को लगता है कि ये एक महिला होके उन लोग के बराबर में रहती है, तो शायद ये बातें उन लोग को अच्छी। महिला होने के कारण आपको प्रताड़ित किया गया? नहीं, मैं प्रताड़ित तो नहीं हूँ। मुझे कहने का सेंस तो ये है कि आप पे आरोप लगाए गए हैं, बदनाम किया जा रहा है महिला होने के कारण। बिल्कुल, मेरे टाइम में कोई डीजल घोटाला नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ऊपर ये सब इल्जाम बेबुनियाद है। याद है कि आप जब वार्ड पार्षद थी तभी एक जमीन घोटाला मामला आया, आप ही के पार्टी के ही एक नेता के ऊपर आरोप लगे, तो आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई? क्या कुछ मामला था? देखिए, जो पिछला बोर्ड था, तो एक तो सबसे पहले कि जो बोर्ड के सदस्य हैं, बैठक में सिर्फ उन्हीं को उपस्थित होनी चाहिए। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जो भी भविष्य में चेयरमैन हो। आप बोर्ड की सदस्य नहीं थी? मैं भी थी। आप तो बैठक में। इसके अलावा भी बहुत बार बाहरी लोग भी उपस्थित हो जाते हैं। कई बार हम लोग बोलते भी हैं कि जो बोर्ड के सदस्य नहीं है उनको उपस्थित नहीं रहना है। बोर्ड की सदस्य है। एक और मैं आपको बात बताने जा रही हूँ कि नियम है, किसी भी बैठक में प्रोसीडिंग लिखा जाता है तो सभी सदस्यों के सामने उस प्रोसीडिंग को क्लोज भी करना होता है, लेकिन उस बैठक का प्रोसीडिंग हम लोग को फिर जब नेक्स्ट बैठक होना होगा उसके सप्ताह दिन पहले, 2-4 दिन पहले हम लोग को प्राप्त होता है। तो जब प्रोसीडिंग ही आप सामने नहीं लिखेंगे, आप घर पे लेके चले जाएंगे या फिर कहीं भी रखें, सामने नहीं हो रहा है, तब उसमें क्या क्या आप अंकित करते हैं ये तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो कुछ गलतियां हैं जो बोर्ड की सदस्य थी, आपको तो आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग लिखित रूप से डीएम साहब को भी कंप्लेन किए थे। हम लोग एक बार जाकर मिले भी थे। जमीन घोटाले में आपने कंप्लेन किया? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। बैठक की मैं बात कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए और वहाँ मजिस्ट्रेट वगैरह की भी ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं हुआ। 4 करोड़ जनता के खा गए नगर परिषद ने। जमीन अगर सही लिया गया होता तो आज जो शहर का जो आप देख रहे हैं स्थिति, जगह जगह गंदगी का अंबार जो दिख रहा है वो शायद नहीं दिखता। शहर मानती है जनता के पैसे लूटे गए? बिल्कुल, जनता के पैसे कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग तो हुआ, और सही जगह अगर उसका यूटिलाइज हुआ होता तो आज सिवान नगर परिषद स्वच्छ दिखता। कहीं ना कहीं आप में भी कमियां रही कि आपने आवाज नहीं उठाया। जनता तो जानना चाहेगी, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, क्योंकि जो भी आपके विरोधी हैं जो चुनावी मैदान में, वो तो जनता के बीच यही जा कह रहे हैं कि अनुराधा गुप्ता भी आवाज उठा सकती थी, साथ में थी। बिल्कुल, हम लोग हमेशा आवाज उठाए हैं कि एक तो प्रोसीडिंग सामने क्लोज होना चाहिए और जो प्रोसीडिंग में लिखा जा रहा है उसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो वहाँ चर्चा ये भी थी कि वार्ड जितने भी बोर्ड में सदस्य थे सबको 5-5 लाख रुपया दिया गया। हो सकता है बाकियों को, आपको मिला था? मुझे तो नहीं मिला, तो मैं कैसे बता पाऊंगी। चलिए, क्या मानती है किससे लड़ाई रहेगी? क्योंकि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी से बबलू साहब भी चुनावी मैदान में हैं, पूर्व सभापति बबलू चौहान भी हैं, इंतखाब अहमद की माँ भी हैं जो लगातार इंतखाब अहमद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जीवन यादव भी अपना वैश्य समाज से कैंडिडेट उतार चुके हैं, आरजेडी के मीडिया प्रभारी भी वैश्य समाज से हैं, उन्होंने भी अपना पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। किससे लड़ाई रहेगी? मुझे तो नहीं लगता है। मैं अपना चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, मैं जनता के बीच जा रही हूँ, जनता से आग्रह कर रही हूँ
कि वो मुझे एक बार मौका दे। और बाकी सभी जो प्रत्याशी वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, ये तो जनता को निर्णय करना है। और सबसे खुशी की बात ये है कि पहली बार जनता को अधिकार मिला है चुनने का, तो इसका मैं स्वागत करती हूँ। और ये तो जनता के शहर के सिवान नगर परिषद की 1.5 लाख के आसपास वोट है, जिसमें से मैक्सिमम वोट वैश्य समाज के हैं, व्यवसायियों के हैं। सिवान शहर की बात करें तो इतने सारे व्यवसायी उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, कितना असर पड़ेगा? इतने सारे वैश्य समाज के लोग उतर रहे हैं, कितना असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये अति पिछड़ा महिला के लिए सीट रिजर्व भी हो गया है, तो इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे वही चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उस कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उसमें हमको लगता है कि वैश्य वर्ग के लोग, वैश्य वर्ग की जो जातियां हैं वही उस कैटेगरी में आ पा रही हैं, और कुछ अदर भी हैं। तो जाहिर सी बात है जिनकी संख्या ज़्यादा रहेगी वही इस मैदान में होंगे। और सिर्फ वैश्य समाज का वोट लेकर के कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सकता है, इसलिए सभी वर्गों का सहयोग, उनका मत जरूरी है। कैसा सिवान बनाना चाहती हैं? स्वच्छ सुंदर सिवान बनाना चाहते हैं। जो हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ की प्रशंसा करते हैं कि इस शहर में गए थे, बड़ा ही साफ स्वच्छ था, तो हम लोग को भी ऐसा सपना है कि हमारा भी शहर, हम जहाँ निवास करते हैं वो भी हमारे सपनों का शहर हो। क्या अपील करेंगे सिवान की जनता? सिवान की जनता से मैं अपील करूंगी कि एक बार पुनः मौका दें सिवान को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी कि सिवान की जनता के उम्मीदों पर खरी उतरूं। चलिए, तो ये अनुराधा गुप्ता जी हैं जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं गलत आरोप है, बेबुनियाद है, गलत तरीके से इन्हें फंसाने के लिए आरोप लगाए गए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये महिला है और पुरुषों के समानांतर बैठती है नगर परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पे, इसलिए इनको बदनाम करने के लिए जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं ये सारे इनको बदनाम करने के लिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने सिवान की जनता से ये अपील किया कि आप एक बार फिर से मौका दें ताकि सिवान को स्वच्छ और सुंदर सिवान बनाया जा सके। अब देखना है कि जनता इन पर कितना भरोसा करती है। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।